हेलो एवरीवन। आज से हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो रेलवे का प्रीवियस ईयर का साइंस का क्वेश्चन बैंक है उसका सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस बुक में साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2014 से लेकर 2020 तक रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे का क्वेश्चन बैंक इसमें दिया हुआ है। इसमें रेलवे के 2014 से लेकर 2020 तक जितने भी जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, एएलपी, स्टेज 1-2, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई और जितने भी एग्जाम हुए सारे एग्जाम के क्वेश्चन को इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। अगर आप इस बुक को बना लेते हैं तो आपके जितने भी आने वाले रेलवे के एग्जाम में जैसे कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, तो सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट करेंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का रेलवे का प्रीवियस ईयर का जो साइंस का क्वेश्चन बैंक है उसका सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 5 वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 अनुवांशिकी को डिस्कस किए थे। आज ये इसका बायोलॉजी का पार्ट 6 वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का 6 चैप्टर जैव विकास के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रासायनिक विकास। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित, किससे? रासायनिक विकास से संबंधित है। ओपेरिन, रूम व हॉल्टेन के अनुसार जीव की उत्पत्ति पहले से अवस्थित जीव रहित कार्बनिक पदार्थ से हुई है। कार्बनिक पदार्थों का निर्माण अकार्बनिक पदार्थ से हुआ, किससे? जीवन की उत्पत्ति के विभिन्न मत निम्न। इसमें पहला है सूअर बीजाणु सिद्धांत, दूसरा है स्वतः जनन सिद्धांत, तीसरा है जीवोत्पत्ति सिद्धांत, चौथा है रासायनिक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, प्रजनन। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए प्रजनन आवश्यक। क्या आवश्यक है? प्रजनन आवश्यक है। यदि कोई प्रजाति प्रजनन करने में सक्षम नहीं है तो वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। क्या होगी? धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। किसी प्रजाति के विलोपन में पारिस्थितिकी तंत्र में अस्थिरता आती है। क्या आती है? अस्थिरता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदय वायुमंडल कम हो रहा है क्योंकि? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, इसलिए आदय परमाणु वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदय वायुमंडल कम हो रहा है क्योंकि? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, इसलिए आदय वायुमंडल कम हो रहा है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आदय वायुमंडल कम हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। वातावरण की ऐसी स्थिति है जिसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑक्सीकरण रुक जाता है और ऑक्सीकारक गैसें जैसे हाइड्रोजन जलवाष्प सक्रिय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द्विवर्ग अणुओं का विभाजन। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप जीन के नए सहयोग बनते हैं। क्रॉसिंग ओवर से नर एवं मादा गुणसूत्रों के क्रोमेटिड खंडों में अदला बदली होती है, इससे माता व पिता के गुणों के नए सहयोग बनते हैं। अतः अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप बने युग्मक समान नहीं होते क्योंकि उनमें जीन्स के नए सहयोग बनते हैं। इससे जीवों के विकास क्रम में सहायता मिलती है। क्या मिलती है? इससे जीवों के विकास क्रम में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना को एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहे जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, समजात अंग। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो समजात अंग की मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है। उदाहरण के लिए हेल, चमगादड़, चीता और मानव अग्रपाद की अस्थियों में समानता दर्शाते हैं। ये वे यद्यपि भिन्न क्रियाकलाप करते हैं परंतु उनकी शारीरिक संरचना समान होती है। क्या होती है? समान होती है। जैसे कि हामरस, रेडियस, अल्ना कार्पिल्स, मेटाकार्पल्स करने के कारण वही संरचनाएं भिन्न रूप ले लेती है। ये अपसारी विकास और संरचनाएं समजातीय होती है जिनमें समान पूर्वज परंपराएं होती है। इस घटना को समजातना कहते हैं, समजातता कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो निम्न में से विकसित हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अफ्रीका। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मानव विकास के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कपि एवं मानव का विकास समान पूर्वजों से ही हुआ है। किससे हुआ है? समान पूर्वजों से ही हुआ है। दोनों के लक्षणों में अनेक समानताएं मिलती है, जैसे मानव में पूंछ के अवशेष, वक्ष भाग का चौड़ा होना, नाखून का होना, मस्तिष्क एवं कपाल गुहा का चौड़ा होना, गर्दन एवं पाद अपेक्षाकृत लंबे इत्यादि। मानव विकास का अध्ययन यही इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं और जो कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वप्रथम विकसित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन या चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो 24 नवंबर 1859 ईस्वी में प्रकाशित चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को विज्ञान में एक मौलिक वैज्ञानिक अवधारणा और कर्म विज्ञान संबंधी जीव विज्ञान की नींव के रूप में माना जाता है। इस पुस्तक में जीवों की उत्पत्ति तथा विकास को जैव विकास द्वारा समझाया गया। किसके द्वारा? तो जैव विकास के द्वारा समझाया गया है इस पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कौन सी जीवाश्म की खोज है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, होमो नैलेडी। क्या है? होमो नैलेडी है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोजी गई कड़ी होमो नैलेडी है। क्या है? होमो नैलेडी जीवाश्म है। दक्षिण अफ्रीका में वैज्ञानिकों ने गुफाओं में बनी कब्रों में मानव जैसी प्रजाति की खोज की है। ये 30 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में पाए जाते थे। कहाँ? तो ये 30 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में पाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मेसोजोइक एरा। तो अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मेसोजोइक कल्प की अवधि 22.5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ वर्ष तक है। इसमें रेंगने वाले जीव अधिक मात्रा में विद्यमान थे। इसी कल्प में डायनासोर फले और फूले। इस कल्प को 3 शकों में विभाजित किया गया। इसमें पहला है ट्रियासिक, दूसरा है जुरासिक, तीसरा है क्रेटेशियस, जिनमें डायनासोर मुख्य रूप से जुरासिक शक से में सक्रिय थे। किसमें? तो डायनासोर मुख्य रूप से जुरासिक शक में सक्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उत्परिवर्तन। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीन्स में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं। किसके? तो साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। क्या होती है? विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं। कैसे होते हैं? वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण के द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, प्राकृतिक चयन। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जीवों द्वारा जीवन जीने हेतु और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहा जाता है। क्या कहता है? प्राकृतिक चयन कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने विकास की प्रक्रिया की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वर्ष 1859 में उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में अपने निष्कर्ष का वर्णन किया। किसमें? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे टायरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टायरोनोसोरस रेक्स। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो टायरेनोसोरस लुप्त डायनासोर की एक प्रजाति है। इसे टायरेंट लिजार्ड किंग भी कहा जाता है क्योंकि यह जमीन पर रहने वाला सबसे विशालकाय जानवर है। कैसा? तो सबसे विशालकाय जानवर था। इनकी लंबाई 12.8 मीटर यानी कि 42 फीट था। इसके अवशेषों के आधार पर यह 6.7 से 6.55 करोड़ वर्ष पहले तक पाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वाइन होमिनिड। इसका अर्थ वाइज होमोनिड है। क्या है? वाइज होमोनिड है।
अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ ज्ञानी मानव है। क्या है? ज्ञानी मानव है, यानी कि वाइज होमोनिड है। होमो सेपियंस में प्रथम शब्द होमो वंश को तथा सेपियंस जाति को प्रदर्शित करता है। मानव स्तनीय वर्ग के प्राइमेट्स गुण का सदस्य है, जिसमें बंदर, कपी एवं मानव जैसे विकसित जंतु होते हैं। इन सब में मानव सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, अतः इन्हें ज्ञानी मानव यानी कि वाइज होमिनिड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बुद्धिमान आदमी। वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ है बुद्धिमान आदमी। क्या है? बुद्धिमान आदमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, होमो सेपियंस। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। क्या है? होमो सेपियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनोनाइड्स डैश थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्रो-मैग्नन। क्या थे? क्रो-मैग्नन थे। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स को क्रो-मैग्नन मानव थे। इनकी उत्पत्ति आज से लगभग 35 से 50 हजार वर्ष पूर्व आदि निएंडरथल से हुई थी। क्रो-मैग्नन मानव के अस्थिपंजर फ्रांस से मिले थे। आधुनिक वैज्ञानिक इसे वर्तमान मानव यानी कि होमो सेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज और आधुनिक मानव का एक उपजाति होमो सेपियंस फॉसिलिस मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीकी मूल। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आधुनिक मानव यानी कि होमो सेपियंस की उत्पत्ति सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप में, कहा? तो अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी। इसके पश्चात ये कालांतर में अन्य महाद्वीपों पर पहुँचे। अतः मनुष्य की अनुवांशिकी का पता अफ्रीकी मूल के लोगों से लगाया जा सकता है। कहाँ से? तो अफ्रीकी मूल के लोगों से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, प्रजनन। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो प्रजनन प्रक्रिया द्वारा कोई भी जीव पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को सतत रूप से बनाए रखती है। यदि कोई जीव प्रजनन करने में असक्षम है तो उसकी संख्या उनकी मृत्यु के साथ घटती जाती है और एक समय के बाद जब उन समस्त जीव की मृत्यु हो जाती है तो वह प्रजाति विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक चयन। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण कम या अधिक हो जाता है उसे प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन कहते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत व्याख्या करता है कि पर्यावरण किस प्रकार प्रजातियों और जनसंख्या के विकास को प्रभावित करता है ताकि वो सबसे उपयुक्त का चयन कर सके। किसका? तो सबसे उपयुक्त का चयन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विकास के सिद्धांत से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन विकास के सिद्धांत से संबंधित है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो चार्ल्स डार्विन विकास के सिद्धांत से संबंधित है। विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व प्राकृतिक चुनाव है। कुछ जीव प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने के बेहतर अनुकूलित होते हैं। अनुकूलन क्षमता वंशागत होती है। क्या होती है? वंशागत होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में डैश ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन। 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने? तो चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की व्याख्या और अपनी पुस्तक अंग्रेजी में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में व्यक्त की है। किसमें? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में व्यक्त की है। जैव विकास का सिद्धांत प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास या डार्विनवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? डार्विनवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादित किया। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक
एंथ्रोपाइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एंथ्रोपिथेकस। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मानव के एंथ्रोपाइड पूर्वज के सर्वाधिक विकसित 3 वंशज थे। इसमें पहला है बंदर वंश। तो आज से लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व इओसिन युग के अंतिम चरण में 2 भिन्न दिशाओं में उत्पत्ति हुई, जिन्हें नई दुनिया के बंदर व पुरानी दुनिया के आदि बंदर कहा गया। दूसरा है कपी वंश। ओलियोगोपिथेकस के जीवाश्म से पता चलता है कि कपी व मानव की वंश शाखा 3 करोड़ वर्ष पूर्व बंदरों की वंश की से पृथक हुआ है, जिसे आदि कपी कहा गया। तीसरा है मानव वंश। तो आदि कपियों से आदि मानव पूर्वजों के उदय का मूल आधार बना है। क्या बना है? मूल आधार बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 में डैश जीनस होमो एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार कैद सिस्टम कैंडल ऑफ होम्यूनोकाइड दक्षिण अफ्रीका के दीना लेडी चैम्बर में की गई थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है होमो नैलेडी। किसका? होमो नैलेडी का। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो 2015 में होमो नैलेडी जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार कैद सिस्टम कैंडल ऑफ ह्यूमनकाइड दक्षिण अफ्रीका के दीना लेडी चैम्बर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकीग्लोसस डैश के बीच की एक संयोजक कड़ी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सरीसृपों और स्तनधारियों। यानी कि टेकीग्लोसस सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच की एक संयोजक कड़ी है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो टेकीग्लोसस, इसको एकिडना भी बोलते हैं, सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच की एक संयोजक कड़ी है। एकिडना स्तनधारी वर्ग के प्राणी है जो कि अंडे देते, क्या करते हैं? अंडे देते हैं। इन्हें कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। किसके अंतर्गत? तो इन्हें कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए डक विल्ड प्लेटियपस, इसके पास स्तनधारियों के लक्षण जैसे बाल, स्तन ग्रंथियां और डायफ्राम तथा सरीसृप के लक्षण अंडे में योग तथा अंडे के खोल के साथ अंडा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक विविधता का आधार भूत स्रोत डैश है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है उत्परिवर्तन। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत उत्परिवर्तन को माना जाता है। जीवों में होने वाला अचानक परिवर्तन जो वंशागत हो उत्परिवर्तन कहलाता है। हागो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन को जीवों में जैव विकास का आधार माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों के कर्म विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो में विकसित हुई है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है अफ्रीका में विकसित हुई है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मानव के प्रथम पूर्वज 5 से 7 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका में 2 पैरों का चलना प्रारंभ करते थे। फिर उनमें से कुछ अफ्रीका से एशिया यूरोप में 2 मिलियन वर्ष पूर्व फैल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कर्मागत उन्नति। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कर्मागत उन्नति लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुरूप है, अनुक्रम है। क्या है? अनुक्रम है। इनके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का विकास होता है। क्या होता है? नई प्रजातियों का विकास होता है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज यानी कि प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डार्विन ने। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज यानी प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डार्विन। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने कर्म विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका? तो कर्म विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डार्विन के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीव की अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए सजातीय, अंतरजातीय तथा पर्यावरणीय संघर्ष करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइस एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी वो वैज्ञानिक और जीव विज्ञानी है जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। क्या है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में
विकसित हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डार्विन। डार्विन विकास का सिद्धांत हमें यह बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाली स्तनपायी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्लेटिपस। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो प्लेटिपस एक अंडा देने वाला स्तनपायी है जिसे पक्षियों एवं स्तनपायियों के बीच की संयोजित कड़ी माना जाता है, क्योंकि इसमें स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती है जो कि स्तनपायियों का प्रमुख लक्षण है, जबकि अंडे देने वाले जीव पक्षी सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हाल्डेन। हाल्डेन ने सुझाव दिया कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से मिलकर बना है। किसने? तो हाल्डेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जीवाश्म। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पृथ्वी पर किसी समय यानी प्राचीन काल में जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों जैसे कि पौधे और जंतुओं के परिचित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जीवाश्म विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करने में सहायक होते। क्या करते हैं? तो विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में डैश मिश्रण शामिल था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी H2S, CH4 और NH3, यानी कि हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, मीथेन और अमोनिया का मिश्रण शामिल था। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। क्या था? तो प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। जल वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया आदि धरातल को ढकने वाले गलित पदार्थों में नियुक्त हुई। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों ने पानी को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विखंडित कर दिया तथा हल्की हाइड्रोजन मुक्त हो गई। क्या होगी? तथा हल्की हाइड्रोजन मुक्त हो गई। ऑक्सीजन ने अमोनिया एवं मीथेन के साथ मिलकर पानी तथा अन्य गैसों आदि की रचना की। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ। किसका? तो पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ। जब यह ठंडा हुआ तो जलवाष्प बरसात के रूप में बरसी और गहरे स्थान पर भर गए, जिससे महासागरों की रचना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए NH3, CH4 और H2S, यानी कि प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं था जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है ऑक्सीजन। पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश समरूप अंग है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फॉल समरूप अंग है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो समरूप अंग वे अंग होते हैं जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान होते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती है। जैसे कीट के पंख और पक्षी के पंख, लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी समरूप। उन्हें समरूप अंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक अम्लों के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रिया विधि का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मस्तिष्क। मस्तिष्क एक अवशेषी अंग नहीं है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अकल, दाढ़, एपेंडिक्स तथा कान की मांसपेशियां मानव में अवशेषी अंग होते हैं, जबकि मस्तिष्क मानव में अवशेषी अंग नहीं होते हैं। ये बायोलॉजी का पार्ट 6 वीडियो था। इस वीडियो में हम लोग इसके चैप्टर 6 को क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पार्ट 7 वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर वर्गीकी को
डिस्कस करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।